हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय इलाक्रांति मैम के साथ। और मैं हूं आपकी मैम इलाक्रांति, लेकर आ गई हूं फिर से आपके लिए मॉडल पेपर की प्रैक्टिस। तो आज हम इस लेक्चर में एक बार फिर से मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी से बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। फटाफट से सारे बच्चे आ जाएंगे और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएंगे अगर आप आ चुके हैं क्लास में। लगातार मैं आपके कमेंट्स चेक कर रही हूं। और साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपकी तरफ से लाइक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एक टीचर के मोटिवेशन को बढ़ाते हैं लगातार। और आज का जो क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर हमें भेजा है अनिल ने। हाँ जी, बिल्कुल अनिल ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है। इसी तरीके से आप भी मुझे अपने क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जल्दी से एक बार पेपर का एनालिसिस हम कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि 2025 में आपको सक्सेसफुल होना है। तो 100% सक्सेस की तैयारी आपकी चल रही है। आपकी इला मैम के द्वारा फिजिक्स की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। और एक बार अगर क्वेश्चन पेपर को अगर हम यहाँ पर देखें, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर प्रश्न पत्र है, यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद कुछ रिक्त स्थान वाले आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ जी, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन पेपर भी आते हैं। वैसे देखा जाए तो क्योंकि अनिल हमारे एमपी बोर्ड से हैं, तो ये एमपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर है। लेकिन लेकिन ध्यान रखें, हर बोर्ड का बच्चा, यूपी बोर्ड, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर बोर्ड का बच्चा इसको जरूर प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि बेटा क्वेश्चन वही है, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो वही आपको पूछने वाले हैं हर किसी के एग्जाम में। और जहां पर भी बोर्ड वाइज चेंजेस आएंगे, वहां पर मैं आप लोगों को डेफिनेटली जरूर इन्फॉर्म कर दिया करूंगी। एंड साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देखेंगे कि कुछ दो आपको जो है यहाँ पर एक शब्द में उत्तर दीजिए या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, कुछ इस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट आपका वही रहना, इसलिए सब बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक्स वही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हर बोर्ड के एग्जाम में। तो इसलिए पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, और जहां पर भी पैटर्न डिफरेंट है वहां पर मैं जरूर आप लोगों को जो है इन्फॉर्म कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देख पा रहे हैं कि कुछ आपको यहाँ पर 3 नंबर के सवाल आप देख सक रहे हैं। और 3 नंबर के सवाल में आपको अथवा वाले प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरीके से 4 नंबर के सवाल में भी आपको अथवा वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे प्रश्न पत्र को हम हल करना शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आई होप सभी बच्चे रेडी है। अगर यस, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएंगे। ओके, चलो फाइनली हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है पॉपुलर क्वेश्चन है ना। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर बताएंगे जिन बच्चों को पता है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो भाई विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 0 होता है। कि आई होप बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताया होगा। एक बार क्विक एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दे देती हूँ कि भाई कोई भी अगर मान लो कि आपके पास आवेशित गोला रखा हुआ है, ठीक है, तो या तो वो गोला खोखला हो सकता है या तो वो सॉलिड हो सकता है, ठोस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर खोखले गोले की बात करी गई है। तो भाई खोखले गोले में क्या है कि जो आपका आवेश है, आवेशित है अगर गोला, वो अगर मान लो कि आपका गोला क्या है कि मतलब उस पर अगर मान लो कि आवेश है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, चारों तरफ आपकी सतह पर बराबर समान रूप से सतत आवेश वितरण के कारण फैल जाता है। और क्योंकि वो सारा का सारा आवेश सतह पर ही फैलता है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी सतह से शुरू होती हैं। और क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी सतह से शुरू हो रही है, आवेश भी सारी की सारी सतह पर है। तो अगर हम इस खोखले गोले के अंदर बात करें, तो अंदर में क्या होता है कि हमारे विद्युत क्षेत्र का मान जो है 0 होता है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल, धारा घनत्व का एसआई मात्रक। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख करके आंसर करेंगे। आई होप आप लोग सही आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि हम रिवीजन की श्रृंखला में हैं और आपको इस समय बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि गलती कहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, उस पॉइंट को नोट डाउन करना है कि शायद आप भूल जा रहे हो, या फिर आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग में हल्का सा याद नहीं आ रहा है, जिसके लिए रिवीजन की जरूरत है। जो भी चीजें हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखते हुए उस चीज को इंप्रूव करना है। और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि जो
जो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। तो सबसे पहली बात हम धारा घनत्व की जब करें तो इसको जो है हम तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर मेंशन है कि कौन से अध्याय से आपको प्रश्न पूछा गया है। और जब धारा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो जब हम धारा की बात कर रहे होते हैं तो मान लो कि किसी क्षेत्रफल से कितनी धारा बह रही है, ठीक है, उसके लिए हमें धारा घनत्व नाम की फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि की आवश्यकता होती है ना। तो किसी क्षेत्रफल से कितनी धारा बह रही है, इस चीज को हम धारा घनत्व के हिसाब से जो है कैलकुलेट कर पाते हैं, जिससे हमको यहाँ पर मिलता है कि जो धारा घनत्व होता है धारा बटे क्षेत्रफल J बराबर I बाई A। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो धारा है इसका मात्रक एम्पियर और जो क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। मिलाते जाएंगे एक बार आंसर को, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर, किस यंत्र उपकरण में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? देखो भाई, हम गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी को जो है अमीटर या वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके साथ जो है या तो हम समानांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं या तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। जब हम लोगों को अमीटर बनाना होता है तब हम समानांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, जो कि बहुत ही छोटा प्रतिरोध होना चाहिए। लेकिन अगर हम समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दे, क्या करें, अगर हम धारा मापी के साथ समानांतर क्रम में क्या करें, उच्च प्रतिरोध जोड़ दे, तो ये बिल्कुल भी मतलब कहना चाहिए कि आपका जो अमीटर है वो ठीक तरह से कार्य नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर तो समानांतर नहीं, अगर मान लो कि आपको श्रेणी क्रम के लिए बोल रहा है और श्रेणी क्रम में हमको जो है निम्न प्रतिरोध नहीं जोड़ सकते हैं, हमको यहाँ पर उच्च प्रतिरोध ही जोड़ने की आवश्यकता होती है। और इस तरीके से जब उच्च प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, वोल्ट मीटर मिलता है। और वोल्ट मीटर मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कब होगा, जब आपको बोला जाए कि धारा मापी के साथ निम्न प्रतिरोध अगर हम क्या कर रहे हैं, समानांतर क्रम में अगर जोड़ रहे हैं तो वो अमीटर की तरह कार्य करेगा। उच्च प्रतिरोध अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं धारा मापी की तरह साथ, तो वो आपका वोल्ट मीटर की तरह कार्य करेगा। और वोल्टामीटर जो है यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड नहीं होता। प्रतिरोध बॉक्स की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध बॉक्स एक अलग चीज होता है जिसका इस्तेमाल हम विद्युत परिपथ में करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, तो आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा है और जल्दी से एक बार आंसर मैच करते हुए बताएंगे अभी तक किनके आंसर सही हो रहे हैं। आई होप कि आगे भी आप लोगों के आंसर जो है जरूर सही होने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वॉटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल आर हो, केवल एल हो, आर एल दोनों हो, आर सी दोनों हो, ठीक है। तो देखो भाई, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि प्रत्यावर्ती परिपथ में वॉटहीन धारा होती है कब, वॉटहीन धारा होती है कब, मतलब कि ऐसी धारा जहां पर किसी भी तरीके से शक्ति या ऊर्जा का क्षय ना हो रहा हो, उसको हम वॉटहीन धारा कहते हैं। और शक्ति या ऊर्जा का क्षय कब नहीं होगा ये आप लोगों को बताना है। क्विक क्विक फटाफट से बताएंगे। देखो, अगर आप लोगों ने मेरा लाइव डाउट सेशन अटेंड किया होता तो आप क्विकली आंसर कर पाते। और मैं जानती हूँ कि जिन बच्चों ने मेरा डाउट सेशन अटेंड किया है वो इसको जरूर आंसर कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसका पूरा 5 नंबर का सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक के डाउट सेशंस नहीं देखा है तो डाउट सेशंस के लिए भी आपको वीडियोस जो है चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर आप देखें। और इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि यहाँ पर प्रत्यावर्ती परिपथ में वॉटहीन धारा से मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर क्या लिए, मान लो कि हम यहाँ पर आर और एल सर्किट लिए, ठीक है। ये आपका हो गया आर और ये हो गया आपका एल, ठीक है। ये इसको एक बार फिर से हम बना लेते हैं, ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका एल परिपथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही धारा बहेगी तो आपको पता है कि प्रतिरोध के सापेक्ष विभव बराबर क्या होता है, आई आर। और जब हम यहाँ पर शक्ति की बात कर रहे होते हैं तो जो प्रतिरोध है उसके सापेक्ष ही सारी ऊर्जा, सारी जो शक्ति का क्षय है वो प्रतिरोध के सापेक्ष ही होता है, क्योंकि प्रतिरोध धारा के बहने का विरोध करता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रेरकत्व या संधारित्र की बात करें तो क्योंकि प्रेरकत्व जो है, मतलब कि यहाँ पर प्रेरकत्व का कार्य जो है धारा का विरोध करना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हम अगर बात करें किसकी, प्रेरकत्व की, ठीक है, तो प्रेरकत्व के सापेक्ष आपका किसी भी तरीके से शक्ति या ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। इसलिए अगर हम संधारित्र या प्रेरकत्व की बात करें, क्योंकि यहाँ पर संधारित्र आपका केवल अकेले है नहीं है, तो यहाँ पर किसके साथ है, आर और सी के साथ है। तो जिस भी परिपथ में आपका जो है प्रतिरोध प्रेजेंट रहेगा तो आपके ये जो 2 ऑप्शन है ये तो आपके कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर भी प्रतिरोध प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पर शक्ति या ऊर्जा का क्षय हो रहा है, तो वहां पर बहने वाली धारा वॉटहीन धारा नहीं हो
सकती है, तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो इसलिए हम इसको जो है हटा लेते हैं। अब हमारे पास जो है जो नेक्स्ट दो ऑप्शंस बचे हैं केवल आर, तो केवल आर आपका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर के सापेक्ष आपका ऊर्जा या शक्ति का क्षय हो रहा होता है, तो वॉट इन धारा आर के सापेक्ष हो नहीं सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कारण सहित बता देती हूँ कि जब क्या होता है कि प्रेरकत्व के सापेक्ष में धारा का प्रवाह होता है, तो आप लोगों को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से जरूर ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता करो, रिविजन करो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जब हम केवल एल परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर विभव और धारा के बीच का जो रिलेशन होता है, ये जो मैंने आपको डायग्राम में बना करके बताया है, धारा जो है विभव से 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है कि नहीं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्योंकि धारा पश्चगामी हो रही होती है, तो अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन इसका। अगर हम बात करें शक्ति की, तो शक्ति बराबर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, शक्ति बराबर हमारे पास P बराबर VI cos फाई। अब क्योंकि यहाँ पर फाई बराबर हमारे पास 90 डिग्री है, तो मतलब यहाँ पर आपका शक्ति का क्षय क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी शक्ति का क्षय शून्य हो जाएगा। शक्ति का क्षय शून्य मतलब कि हमारे जो एल परिपथ से अगर धारा बह रही है, तो इस धारा को हम क्या कहेंगे, वॉटहीन धारा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से शक्ति का क्षय नहीं हो रहा है। क्योंकि शक्ति का क्षय नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा का भी आपका क्षय नहीं होगा, और इसलिए केवल एल परिपथ में आपकी वॉटहीन धारा होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो आपको केवल एक राइट मार्क लगाना है, राइट। लेकिन क्योंकि मैं आपको मॉडल पेपर एनालिसिस करवा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ, सॉल्यूशन के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। चैप्टर वाइज रिवीजन करना इतना फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर के साथ यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा समय आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ध्यान से सेशन को आपको सुनना पड़ेगा। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न में तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। आंसर बताएंगे जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में, ए बी सी या डी। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तरंग सदिश, तो तरंग के लिए अगर हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं, तो ये मान लो कि आपका क्या हो गया, तरंग हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करें, जिसको हम y बराबर क्या लिखते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और मान लो कि अगर यहाँ पर कलांतर है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे, जहां पर से ये ए आपका क्या है, आयाम है, और ये आपका क्या है, समीकरण है तरंग का। ओमेगा आपका क्या है, कोणीय आवृत्ति है, और के जो है ये आपका क्या है, तरंग सदिश। ठीक है, के जो है ये आपका क्या है, तरंग सदिश, और ये आपका क्या है, कलांतर या कला कोण, जिसको हम बोलते हैं फेज एंगल फाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमको तरंग सदिश को किस तरीके से व्यक्त किया गया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपकी क्या हो गई, ओमेगा जो है ये आपकी कोणीय आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला सही है, लेकिन हमको तरंग सदिश पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस भी आपके गलत हो जाएंगे। सही हो जाएगा आपका ये, पर यहाँ क्वेश्चन पेपर में आपका मिसप्रिंट है, 2 पाई बाई टी नहीं होगा, यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा आपका होगा, क्योंकि जब भी हम तरंग सदिश यानी कि के की बात करते हैं, तो इसको जो है हम 2 पाई बाई लैम्डा से जो है प्रदर्शित करते हैं। और ये कहां से आता है, तो क्योंकि आपका जो तरंग सदिश है ये आपका ओमेगा बटे आपका क्या होता है, ओमेगा बटे ये आपका होता है वीपी। ठीक है, यहाँ पर वेग की बात करी जा रही है। अब क्योंकि ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई आवृत्ति, तो आवृत्ति को अगर हम यहाँ पर न्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर वीपी यानी कि वेग की अगर बात करें, तो ये आपका हो जाएगा तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आवृत्ति और आवृत्ति कैंसल होके ये आपका आ जाता है क्या, 2 पाई बाई लैम्डा, और इस तरीके से हमको तरंग सदिश की वैल्यू मिलती है। तो मैंने आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी है। और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा, तो प्रकाश के वेग के द्वारा, प्रकाश के आयाम के द्वारा, आवृत्ति या फिर ध्रुवीकरण। एक बार क्विक कमेंट्स में लिखकर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब प्रकाश के रंग की बात करते हैं, तो जैसे कि मान लो आप लोगों ने प्रकाश के रंग विकब्योर के बारे में देखा होगा। जब मान लो कि क्या होता है कि प्रिज्म में से हम प्रकाश की किरण को क्या कराते हैं, गुजारते हैं, तो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिससे वो 7 रंगों में आपके विभाजित होती है। और वहां पर हम बात करते हैं, अगर हम लोगों को रंगों के बारे में ज्ञात करना होता है, तो तरंग दैर्ध्य या फिर आवृत्ति की। ऑप्शंस में अगर चेक करें तो वेग तो आपका गलत हो जाएगा, है ना, आयाम भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में से आपका आवृत्ति की बात यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में हो रही है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीकरण से भी हम यहाँ पर रंगों के बारे में नहीं पता करते हैं, हम यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति या फिर तरंग दैर्ध्य से पता करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और हम आगे बढ़ चुके हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं और इसके लिए आपको बहुत ही क्विक आंसर करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस आप 1 नंबर के लिए देख रहे थे और क्योंकि जैसे कि एमपी बोर्ड में बात करें, आपका जो है इस तरीके के पैटर्न में पूछा गया है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर दो। यही चीज आपका क्या है बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में, कि वहां पर आपको जो है 35 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में और बाकी आपको फिर जो है 2 नंबर 3 नंबर वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न चेंज हो जाता है, पर चीजें वही है कि आपको यहाँ पर भी 1 नंबर के लिए फाइट करनी है, वहां पर भी 1 नंबर के लिए फाइट करनी है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें, हालांकि यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड या राजस्थान बोर्ड की बात करें तो वहां पर आपका 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बाकी आपके 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर वाले सवालों का आपको हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कांच के अंदर वायु का बुलबुला खाली स्थान लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो देखो भाई, अगर मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, कांच के अंदर वायु का बुलबुला, मान लो कि हमारे पास कोई कांच है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि कोई कांच है और कांच के अंदर आपके पास मान लो कि क्या है, वायु का बुलबुला। ठीक है, तो ये किस तरह के लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो कांच का और वायु का यहाँ पर अपवर्तनांक की अगर बात होगी, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका कांच का अपवर्तनांक होता है, अगर हम यहाँ पर कांच के अपवर्तनांक की बात करें, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका ये अपवर्तनांक क्या है कि वायु के अपवर्तनांक से तो बड़ा ही होगा, वायु के अपवर्तनांक से तो 100% बड़ा ही होगा। तो होगा क्या कि क्योंकि यहाँ पर कांच का जो अपवर्तनांक है वायु के अपवर्तनांक से बड़ा होता है और अगर हम कांच के अंदर यहाँ पर वायु के बुलबुले की बात करें तो ये जो बुलबुला है आपका उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका क्या? उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न। हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर मान लो कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरण आती है वो बिल्कुल आपको जो है मतलब क्या कहना चाहिए कि फैलती हुई यानी कि डाइवर्ज होती हुई आपको दिखाई देती है। और इसी तरीके से अगर कांच के अंदर कोई वायु का बुलबुला हुआ तो वहां पर भी बिल्कुल यही घटना होगी और इसीलिए हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा, जो कांच के अंदर वायु का बुलबुला है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन खाली स्थान विवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो एकल स्लिट के द्वारा विवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि मान लो कि एक स्लिट है और यहाँ से अगर विवर्तन की घटना हो रही है तो हम लोगों को जो है फ्रिंजेस जो है वो प्राप्त होती है। और विवर्तन के प्रकार की बात करें तो हम विवर्तन के 2 प्रकार देखते हैं, एक तो हम देखते हैं फ्रेनेल विवर्तन और एक देखते हैं फ्रॉनहाफर विवर्तन। ठीक है, तो ये हम विवर्तन के 2 प्रकार देख रहे हैं और हमको ये पूछा जा रहा है कि एकल स्लिट द्वारा जो विवर्तन है वो किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, एकल स्लिट के द्वारा जो हमारा विवर्तन है वो हो जाएगा हमारा फ्रॉनहाफर विवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? फ्रॉनहाफर विवर्तन। क्यों हो जाएगा तो ये भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पर मान लो कि फ्रेनेल विवर्तन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मतलब कि फ्रेनेल विवर्तन के लिए अगर हम स्रोत ले रहे हैं तो बिल्कुल क्या हो रहा है कि वो हमको पर्दे पर प्राप्त हो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन हमको गोलाकार रूप में प्राप्त होगा और रिजु कोण बनाएगा वहां पर। लेकिन जब हम फ्रॉनहाफर विवर्तन की बात करें तो यहाँ पर भी स्रोत से जो प्रकाश की किरण है वो हमको पर्दे पर प्राप्त होती है और जो है हमको ये जो है काफी दूरी से भी हमको ये बिल्कुल अनंत दूरी से भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो तरंगाग्र बन रहे होते हैं वो समतल तरंगाग्र बन रहे होते हैं। और इस वजह से जब हम यहाँ एकल स्लिट के द्वारा विवर्तन की बात करते हैं तो वहां पर जो हम लोगों को विवर्तन मिल रहा होता है वो हमको फ्रॉनहाफर विवर्तन मिल रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल जाना है तो आप विवर्तन को थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का सवाल ज्यादा समय हम एक्सप्लेनेशन में ना देते हुए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान की आपको बात पूछी जा रही है। हाँ जी, तो विराम द्रव्यमान की बात करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे गौर करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान की बात करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर m नॉट, ये होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान का क्या होता है, सॉरी ये आपका जो है क्या है कि
एक सूत्र है द्रव्यमान का, जो कि हम क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान का सूत्र। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विराम द्रव्यमान की बात कही जा रही है, तो विराम द्रव्यमान का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो 0 है। विराम द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन आपका रुका हुआ है, वो आपका गतिशील नहीं है। और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान, वैसे तो हमको पता है सिंपली 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं जो विराम द्रव्यमान है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊं कि कैसे आता है, तो आपका वो इस सूत्र से आता है कि किसी भी कण का अगर हम द्रव्यमान निकाले तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर m बराबर ये m नॉट, और क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है विराम अवस्था में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका m नॉट बटे वर्गमूल 1 का मतलब यहाँ पर m बराबर आपका m नॉट हो जाएगा। और जो m नॉट की वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी क्या है 9.1। एम नॉट की जो वैल्यू है वो आपका 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान की वैल्यू। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सिंपल है काफी ज्यादा, पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान देते जाइएगा। तो अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है आपको पूछा जा रहा है। तो सभी को याद होगा रदरफोर्ड का मॉडल, आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आपको पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आपको पूछी जा रही है कि कितना होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो ऋण आवेशित है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो फिल इन द ब्लैंक्स होती है। तो जो कुल ऊर्जा है वो आपकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। काफी सिंपल आंसर है इसका कि आपके जो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है, तभी तो हम जो है उसकी थ्योरी जब देख पा रहे होते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन की केवल नाभिक के हिस्से से ही आपका क्या होता है, कण वापस लौट के चला जाता है एंड ऑल, तो उसके लिए आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करें, आयनीकरण ऊर्जा की बात करें, तो वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ये सारी चीजें जो अगर हम निकालना होता है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये इस तरीके से आपका जो है फॉर्मूला होता है, जहां पर आप किसी भी कण के लिए, यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या कर सकते हो, ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम नाभिक के ऊर्जा की हम बात करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा में जो है हमारे पास दो चीजें होती है। एक जो होता है वो हमारे पास होता है नाभिकीय संलयन, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास नाभिकीय विखंडन, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों की बात करें, तो नाभिकीय संलयन में हमारे पास दो हल्के नाभिक होते हैं, जो कि मिलकर के क्या बनाते हैं, भारी नाभिक, जिसका उदाहरण सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है वो क्या हो रहा है, आपका सारा का सारा हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके हीलियम के नाभिक बना रहे, जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। पर इसके लिए कंडीशन होता है कि उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, जो कि नॉर्मली जो है उसको अरेंज नहीं किया जा सकता, वो सूर्य में ही है, राइट। और विखंडन की बात करें तो क्या होता है कि एक भारी नाभिक क्या होता है, अगर मान लो कि हम इसमें जो है न्यूट्रॉन्स की बौछार करें, तो एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो नाम सही है विखंडन, टूट रहा है ना, संलयन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है संलयन की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। कई बार आप प्रश्न पत्र में देखेंगे कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि नाभिकीय संलयन की बात हो रही है, आगे चल करके 2 नंबर का एक और प्रश्न आप देखेंगे जहां पर आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ही मतलब प्रश्न मिलेगा, जिसका बिल्कुल सॉल्यूशन जो है इससे रिलेट कर रहा होता है। तो कई बार अगर आप एक टॉपिक को पढ़ ले रहे हैं, तो उसके 2 क्वेश्चन भी आपको पूछे जा रहे हैं, और इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। अब अगर हम किसी अर्धचालक की बात करें, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर मान लो कि क्या ले, यहाँ पर मान लो कि हम सिलिकॉन का परमाणु लेते हैं, ठीक है। अब जैसे सिलिकॉन के जो परमाणु होते हैं, आपको पता है कि इसके जो संयोजी है वो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यूं इस तरीके से क्या होते हैं, दूसरे मतलब कि दूसरे सिलिकॉन के ही दूसरे एटम से इस तरीके से क्या होते हैं, बंध बना करके
रहते हैं, है ना। तो इसको जैसे कि हम क्या कहते हैं, निज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम इसमें अशुद्धि मिला देते हैं, तो अशुद्धि के रूप में हम क्या करते हैं, हम तीन संयोजी या फिर हम क्या करते हैं, तीन या फिर पांच संयोजी तत्व हम मिलाते हैं, जैसे एन प्रकार का और पी प्रकार का अर्धचालक हम लोगों को मिलता है। तो जैसे कि मान लो अगर हम पंच संयोजी तत्व अगर हम जैसे कि फास्फोरस अगर मिलाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर मान लो बीच में हम क्या किए, फास्फोरस मिला दिए अशुद्धि के रूप में, तो क्योंकि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 होती है, तो एक यहाँ पर हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारा क्या होता है कि जो अर्धचालक है इसका प्रतिरोध घटता है, और प्रतिरोध घटने की वजह से फिर अर्धचालक में हमको धारा का प्रवाह मिल पाता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर अशुद्धि मिलाए, तो अशुद्धि मिलाने से यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या हो रहा है, अर्धचालक का प्रतिरोध घट रहा है अशुद्धि मिलाने से, है ना, क्योंकि अर्धचालक की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल पा रहे, अशुद्धि मिलाने की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल पा रहे हैं, जिससे धारा का प्रवाह संभव हो पा रहा है, प्रतिरोध हमारा घट रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी आपका कंप्लीट होता है और आगे बढ़ के हम सत्य असत्य वाले सवालों की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हुए हम चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में हम मॉडल पेपर को कर पाएं, ताकि क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है और आपके पास भी समय कम बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको किसी टॉपिक में लगता है कि अरे मतलब कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए पर्टिकुलर उस टॉपिक को आपको वापस से रिवीजन करना होगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना होगा, पर्टिकुलर आपको जिस टॉपिक में जिस पॉइंट पर दिक्कत आ रही है उसको मैं आपको थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन के साथ अलग से एक वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य सत्य। तो पहला प्रश्न है सत्य सत्य में कि यहाँ पर जो है गामा किरणों की वेधन क्षमता न्यूनतम होती है, सत्य है या असत्य। क्विक आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि गामा किरणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है, सत्य है या असत्य, जल्दी से बताएंगे भाई। अगर हम यहाँ पर भेदन क्षमता की बात करें तो भेदन भेदन क्षमता जो है आपकी यहाँ पर किससे रिलेटेड होती है, तो भेदन क्षमता आपकी ऊर्जा से रिलेटेड होती है। ठीक है, और क्योंकि ऊर्जा जो है वो आपकी आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है, आवृत्ति के ऊपर। और जब हम गामा किरणों की आवृत्ति की हम बात करते हैं, तो क्योंकि गामा किरणों की आवृत्ति बहुत ज्यादा अधिक होती है और आवृत्ति अधिक होने की वजह से इनकी ऊर्जा अधिक होती है, ऊर्जा अधिक होने की वजह से इनकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। तो इस वजह से आपका जो ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। न्यूनतम नहीं होती है बल्कि अधिकतम होती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ पर आयनन ऊर्जा की बात कही जा रही है, तो गौर फरमाइएगा। यहाँ पर देखो आयनीकृत ऊर्जा है ना, आयनीकरण ऊर्जा और आयनन ऊर्जा, अवस्था अवस्था और एनवी कक्षा की ऊर्जा, ये शब्द है काफी सारे जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और क्यों असत्य हो जाएगा ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, और क्यों होनी चाहिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है कि पहली कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाता है, पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन एनवी कक्षा में जाता है। ठीक है, कहां पर जाता है, एनवी कक्षा में जाता है, जिससे वहां पर आयनन ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आयनन ऊर्जा होगी क्या होगी, पहली कक्षा से, क्योंकि आपकी एनवी कक्षा, वो एनवी कक्षा आपकी कहीं पर भी हो सकती है, हो सकता है कि वो आपकी कहां पर हो सकती है, अनंत में, और अनंत में ऊर्जा आपकी शून्य होती है। और पहली कक्षा में जो हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यहां से हम बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आपकी क्या हो जाएगी, आयनन ऊर्जा, क्योंकि आयनन के कारण, है ना, आयनन के कारण ही आपका हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, पहली कक्षा से किसी एनवी कक्षा में वो जा रहा है, जिसको हम आयनन ऊर्जा के नाम से जान रहे हैं, जो कि धनात्मक होगा। और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती है। देखो
अब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके पास एक मेटल की प्लेट होती है जिसमें आपका क्या है, प्रकाश की किरण, जैसे मान लो कि सूर्य ही आपके ऊर्जा के स्रोत के, हम उस ऊर्जा के स्रोत के रूप में अगर हम ले, तो इस मेटल प्लेट पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती है, फोटोन फोटोन के रूप में आपतित होती है। और यहाँ पर जब फोटोन की ऊर्जा आती है तो इस मेटल सरफेस पर क्या करती है, दो रूप में ऊर्जा देती है। एक तो कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन का मतलब ये है कि आपके जो मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको वो कम से कम इतनी ऊर्जा तो चाहिए कि वो अपने मेटल सरफेस को छोड़ करके हट सके, ठीक है, तो छोड़ करके हट सके, उसकी वजह से उसके लिए जो फोटोन की ऊर्जा है का एक हिस्सा कार्यफलन के रूप में जाता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से सेपरेट करता है। सेपरेट करने के बाद फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्रदान करता है, गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होते हैं, मेटल प्लेट से उत्सर्जित होकर के बाहर निकलते हैं। तो इसका जो दूसरा हिस्सा होता है फोटोन की ऊर्जा का, वो हमारे पास गतिज ऊर्जा के रूप में मिलता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि पूछा जा रहा है कि क्षारीय धातुएं प्रयुक्त होती है क्या, तो बिल्कुल हाँ, क्षारीय धातुएं प्रयुक्त होती है। क्यों प्रयुक्त होती है, क्योंकि जो क्षारीय धातुएं होती हैं, है ना, क्षारीय धातुएं जो होती है उनका जो कार्यफलन होता है वो सबसे कम होता है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि क्षारीय धातुओं का जो कार्यफलन है वो आपका क्या होता है, न्यूनतम होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्द आपको क्या मिल जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आपको प्राप्त हो पाता है, जिसकी वजह से हम इस प्रक्रम में क्या करते हैं, क्षारीय धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कथन आपका सत्य हो गया। अगला अगला प्रश्न, व्यतिकरण फ्रिंजे समदूरस्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंजों की बात कही जा रही है कि क्या आपकी जो व्यतिकरण फ्रिंजे है वो समदूरस्थ होती है, तो नहीं होती है भाई, बिल्कुल यहाँ पर लिख लो, ये असत्य है कि जो आपकी व्यतिकरण फ्रिंजे हैं ये आपकी समदूरस्थ नहीं होती है। ठीक है, जब हम विवर्तन की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर भले ही आपकी जो फ्रिंजे है वो समदूरस्थ होती है, लेकिन व्यतिकरण में आपकी फ्रिंजे समदूरस्थ नहीं होती है, क्योंकि जब यहाँ पर आप देख रहे होते हो कि मान लो कि प्रकाश की किरण आपकी इस तरीके से क्या हो रहा है, द्विस्लिट से अंदर की तरफ आती है, तो यहाँ पर आपको जो है फ्रिंजे मिलती है। ठीक है, एक दीप्त एक अदीप्त, इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, फ्रिंजे मिलेंगी, जिसके लिए हम देखते हैं बीटा बराबर लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर मान लो कि इस पॉइंट पर फ्रिंज मिली, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, शेडो मिलेगा, फिर मिलेगी फिर शेडो, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं जैसे कि दूरी की इनकी, तो इनकी जो फ्रिंज है वो समदूरस्थ नहीं होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ती है या फिर घटती है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि किसी लेंस को द्रव में डुबोते हैं, तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक लेंस है जिसको हमने क्या किया, द्रव में, मतलब मान लो कि हमने पानी लिया और हमने मान लो कि क्या किया, इस लेंस को पानी में डुबो दिया। ठीक है, तो लेंस जो है वो आपका कांच का बना होता है और इसको हम क्या करते हैं, इस कांच के लेंस को हम क्या कर रहे हैं, जल में डुबो रहे हैं। तो फिर से यहाँ पर सारी की सारी बातें अपवर्तनांक की आ जाएगी कि यहाँ पर जो है वायु में अगर लेंस के अपवर्तनांक की बात करें तो वायु में लेंस का अपवर्तनांक क्या है, मान लो कि एफ ए है। हमको यहाँ पर प्रश्न में क्षमता की बात पूछी जा रही है कि अगर हम लेंस को द्रव में डुबो देते हैं तो वहां पर उसकी क्षमता बढ़ेगी या घटेगी, अगर हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वायु में क्षमता की बात करें तो वायु में क्षमता के लिए हमको वायु की फोकस दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर लेंस को क्या किया है, कांच के लेंस को हम लोगों ने जल में डुबोया हुआ है। ठीक है, क्या किया है हम लोगों ने, कांच के लेंस को जल में डुबोया हुआ है। तो इसके लिए अगर हम फोकस दूरी फाइंड आउट करें तो इसके लिए हमको ये सूत्र इस्तेमाल करना होगा। अब विद कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ, वैसे आपको परीक्षा में इतना पता नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ सत्य या असत्य नहीं, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, पर लिखना आपको केवल सत्य और है या फिर असत्य, बस इतना ही लिखना है। लेकिन क्योंकि आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पाए, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको यहाँ से मिलेगी कि जो ये वाला फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर जो फोकस दूरी के लिए ये जो एन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लेंस ग्लास का बना होता है और वायु में फोकस दूरी उसकी क्या हो जाएगी, एफ ए हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वायु के लिए हम फोकस दूरी हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/fa इज इक्वल टू आपका ये अपवर्तनांक -1, और ये आपका हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद एक सेकेंड, हाँ,
तो इसके बाद हम बात करें किसकी, हाँ भाई, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, कि जब हम लोगों ने जल में डुबो दिया है तब, ठीक है, तो जल के लिए क्या करना पड़ेगा, हम मान लो कि यहाँ पर लिख लेते हैं 1/F W, और यहाँ पर जो अपवर्तनांक हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जल के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा आपका क्या, समीकरण। अब अगर मान लो कि हम लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि पहले जो लेंस था वो कहाँ पर था, वायु में था, पर बाद में हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, बाद में हम लोगों ने उसको पानी में अगर डुबो दिया तो उसकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी या घटेगी, तो पहले हम लोग देख लेते कि फोकस दूरी बढ़ेगी या घटेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हमारे पास समीकरण है इन दोनों समीकरण को हम लोगों को क्या करना होगा, आपस में जो है इस तरीके से डिवाइड करना होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं FW/FA, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और जहां से क्या हो जाएगा आपका जो इक्वेशन है ये आपका हो जाएगा अपवर्तनांक, ये वायु के सापेक्ष, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अपवर्तनांक क्या, WG। अच्छा जी, यहाँ पर एक बार करेक्शन कर लो कि यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो कि समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को भाग दे रहे हैं, तो आपका जो ये वाला पार्ट है क्योंकि दोनों कॉमन है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अपवर्तनांक वाला पार्ट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये -1 यूं इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या पता है कि यहाँ पर हम लोगों को जो है देखा जाए तो एक बार इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों को अपवर्तनांक पता है किसका, जो हमारा लेंस है इसका अपवर्तनांक पता है कि जो कांच है इसमें अपवर्तनांक मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा, और आपका पानी के सापेक्ष आपका जो है वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर WNG हम लोगों ने जैसे कि लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक जैसे कि ये हो गया आपका WNG, है ना, ये हम लिख सकते हैं इसको, ये निकालने के लिए हम कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष और यहाँ पर पानी के सापेक्ष हम क्या पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और ये हमको पता है क्या कि जो कांच का अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष वो 1.5, और पानी का अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष वो है 4/3। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका 1/5/1.33 आप यहाँ से लिख सकते हो, और इस तरीके से पानी का अपवर्तनांक जो है ग्लास के सापेक्ष आपका निकल जाता है 1.125, ठीक है, पानी के सापेक्ष ग्लास का ये अपवर्तनांक निकल गया। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है इस इक्वेशन में, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये वाला पार्ट तो आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो देखो 1 सेकेंड, बिल्कुल 1 सेकेंड रुकेंगे, ये इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ये क्या है आपका, ये वाला ग्लास का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, उसके बाद हम लोगों ने लिखा है पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और ये हमको पता है ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो ग्लास का अपवर्तनांक हमको पानी के सापेक्ष पता है। अगर हम इस इक्वेशन में जाएं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम चाहे कि हम जो है पानी के माध्यम के लिए फोकस दूरी अगर लेंस की निकाले और यहाँ पर वायु के लिए फोकस दूरी निकाले, तो ये हमको जो है इस रिलेशन से पता चलेगी कि यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका जो अपवर्तनांक है किसका, ग्लास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष वो बड़ा है आपके किसके कंपेयर में, पानी के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ठीक है, मतलब कि पानी में अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष की तुलना में क्या है आपका बड़ा है। तो यहाँ से आपका पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका पानी वाला जो अपवर्तनांक है ये वाला ये आपका बड़ा है, तो सॉरी ये जो आपका है यहाँ पर अपवर्तनांक की जैसे कि हम बात करें, एक बार इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है, तो एक बार मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई देखो हमारे को जो है यहाँ पर
क्योंकि हमने लेंस को क्या किया है, पहले वो वायु में रखा था जिसको हमने पानी में डुबोया है। लेंस बना है ग्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले हम लेंस यानी कि ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष देख रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पानी का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष वो कितना है हम देख रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चल पा रहा है कि जब हमने लेंस को पानी में डुबोया है तो उस समय उसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो ये हमको निकल के आ गया। लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों के बीच रिलेशन की बात करें तो जब वायु में रखा था तो उस समय अपवर्तनांक ज्यादा था पानी की तुलना में। किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं, ग्लास को पानी में डाल रहे हैं तो भी हम ये अपवर्तनांक यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर इसको हम कंपेयर करें इससे, तो ये हो जाएगा आपका मतलब कि ग्लास का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो ये भी आपका कम हो रहा है किसकी तुलना में, जब हमने लेंस को वायु में रखा था इसकी तुलना में। तो क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक आपका कम है ना, क्योंकि आपका क्या है, अपवर्तनांक कम है, इसका मतलब जो आपका पानी का जो फोकस दूरी है वो क्या होगा, आपके वायु की तुलना में ज्यादा होगा। और क्योंकि आपकी फोकस दूरी वायु की तुलना में ज्यादा होगी और हमको यहाँ पर क्षमता के बारे में बात करनी है, तो क्षमता आपकी क्या होती है, तो क्षमता बराबर आपका रिलेशन होता है 1 फोकस दूरी। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा रिवर्स कि यहाँ पर जो फोकस सॉरी जो क्षमता है पानी के लिए, जो क्षमता है वो आपकी क्या होगी, कम होगी किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। और यही हमको रिलेशन यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्षमता जो है किसकी ज्यादा है, वायु की ज्यादा है, मतलब कि क्षमता जब हम क्या कर रहे हैं, लेंस को पानी में डाल रहे हैं तो वहां पर आपकी जो लेंस की क्षमता है वो घट रही है, क्योंकि आपकी फोकस दूरी तो बढ़ रही है लेकिन क्षमता घट रही है, ठीक है। फोकस दूरी तो बढ़ रही है लेकिन आपके लेंस की जो क्षमता है वो क्या हो रही है, घट रही है, और इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विथ कॉन्फिडेंस आप एकदम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका ये जो पॉइंट है वो क्या है, असत्य है, ठीक है। क्षमता बढ़ेगी नहीं बल्कि क्षमता घटेगी, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, जिसके लिए एग्जाम के पहले आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने होंगे, ताकि जाकर के एग्जाम में बहुत कम समय लगाए हुए, क्योंकि वहां पर सारा का सारा टाइम मैनेजमेंट का खेल होगा कि आप कितना अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई सबने कर रखी है, बात है सिर्फ और सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको बार बार रिविजन करने की जरूरत है, और आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे अपने फाइनल एग्जाम में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मैच द कॉलम है आपका, 2 कॉलम्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉलम को मैच करना है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पर सारा का सारा फॉर्मूला है। अच्छा मैं ये आपको बताऊं ना, अगर आपने कभी शॉर्ट नोट मेंटेन किया होगा ना, ठीक है, कैसे मेंटेन करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताएं, उस पर मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगी अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट मेंटेन किया होगा तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, अगर आप केवल अपना शॉर्ट नोट रिवाइज करके चल दो ना, तो कम से कम जो बच्चा बिल्कुल भी जीरो है ना वो पास तो हो ही जाएगा। इसीलिए शॉर्ट नोट्स अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो कम से कम मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को अगर आप समझ के चले जाओ ना, बार बार प्रैक्टिस करके आप चले जाओ, सिर्फ उतना ही रिवाइज कर लो अगर, ठीक है, तो भी आप जो है कम से कम आप फिजिक्स के पेपर को एटलीस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। जीरो से कम आप 50% पर तो पहुंच ही सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई किए हैं और उनको तो बिल्कुल 100% सक्सेस की तैयारी करनी है, और उनको पूरे 70 नंबर की तैयारी करनी है, 70 मार्क्स उनको पूरा का पूरा लेकर के आना है। और यहाँ पर सारा फॉर्मूला आपको पूछा है। देखो सबसे पहले आपको खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, फिर सरल सूक्ष्मदर्शी की, फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। मैं बार बार आपको बोल रही होती हूँ कि भाई आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, प्रकाशिक यंत्र आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसका 5 नंबर का सवाल भी आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है, जैसे कि इसके पहले संलयन का टॉपिक देखा था जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 नंबर का सवाल भी पूछा था, आगे चल के 2-3 नंबर वाले सवालों में भी वो आपको मिलेंगे। उसी तरीके से ये सूक्ष्मदर्शी भी है, आपको बड़े प्रश्नों में भी मिलेंगे और छोटे प्रश्नों में भी मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से इनकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। फिर आपको ऊर्जा घनत्व, फिर चालक की स्थितिज ऊर्जा, फिर आपको विद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। मान लो कि आपको आवर्धन क्षमता के फॉर्मूला में जो है कंफ्यूजन है थोड़ा, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। अब ये ऐसा सूत्र है जो कि एकदम से आप लोगों को क्लियर ही होगा, राइट। तो इसको हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र है आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन से जो है मैच कर रहा है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा मतलब जब हम चालक की धारिता की बात करते हैं तो वहां पर चालक की स्थितिज ऊर्जा भी आती है। और धारिता के लिए जो स्थितिज ऊर्जा हो जाती है तो बहुत ही सिंपल है कि जो थर्ड ऑप्शन है आपका चालक की स्थितिज ऊर्जा से मैच कर रहा है। इसके बाद हम विद्युत फ्लक्स के मान की बात करें तो भाई विद्युत फ्लक्स का मान आपको बाजू में ही दिया हुआ है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो अब जो है सिंपल चीजें तो हम लोगों ने कर ली है। अब जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है वहां पर अगर हम देखें तो खगोलीय दूरदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो भाई याद करो, सबसे पहले यहाँ पर आप सरल सूक्ष्मदर्शी की सरल सूक्ष्मदर्शी को याद करो। तो बेटा ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी है ना, ये कुछ नहीं बल्कि आपका सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस होता है। और याद करो कि सबसे पहले जब आप लोगों ने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला देखा था तो वहां पे आप लोगों ने एज सिंपल एज पॉसिबल ये सिंपल वाले फॉर्मूला आपने देखा था, 1+d/fe जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र होता है। ठीक है, अब रही बात खगोलीय की और संयुक्त की। ठीक है, तो देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा 5 नंबर का सवाल है जो बहुत ज्यादातर आपको पूछता है। संयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी तो आपको 5 नंबर के लिए शायद ही पूछे, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी आपको पूछता है, जिसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए भाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है आपका ये वाला, ये आपका है किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी आपको इसके पहले जो मैं एक मॉडल पेपर करवाई हूँ वहां पर आपको मैंने 5 नंबर के सवाल में करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देखिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको जरूर मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम खगोलीय दूरदर्शी की यहाँ पर बात करें तो बेटा खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है, जितना बड़ा नाम उतना ही छोटा इसका फॉर्मूला है, -f0/fe। ठीक है, तो कभी आपको मान लो कि 2 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देगा इसके रिलेटेड, अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो वहां पर ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। लेकिन आप क्योंकि अगर एमपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के बच्चे हैं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बच सकते हैं। पर बिहार के बच्चे भी ज्यादा नहीं बचेंगे, क्योंकि दिखने में लगता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया तो बहुत टफ पेपर नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता। मैंने बिहार बोर्ड का पेपर हमेशा देखा है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ रहा होता है ना तो वहां पर भी मतलब कि पते का क्वेश्चन पूछता है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मॉडल क्वेश्चन पेपर की हम प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी के साथ आपका ये सवाल भी पूरा होता है। और ऊपर मेंशन है कि आपको ये सवाल कौन कौन से अध्याय से पूछे गए हैं। ये मेंशन करने का रीजन बस यही है कि आप इस चीज को गौर करिए कि किस चैप्टर में कितना समय आपको देना है। राइट, जल्दी से एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। होपफुली आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, आप एंजॉय कर पा रहे होंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पा रहे होंगे, इंप्रूव कर पा रहे होंगे। और क्योंकि होता है भाई, सबके साथ होता है, कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन होता है। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक पर चला जाता होगा, और कहीं इधर उधर थोड़ा भटक गए, ध्यान भटक गया तो जब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल लो हो जाता है। बेटा ध्यान रखना, देखो सिंपल चीज है, सिंपल फंडा है आपकी लाइफ का कि आपको ना निरंतर अभ्यास करते रहना है। कई बार क्या होता है पता है, आपका मन जो है बिल्कुल फड़फड़ाता है, तो उसकी वजह से कहीं आप घूमने चले जाते हो या कुछ कर लेते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फोकस के साथ आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हो वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, जिसकी वजह से वापस से आपको वो पैनिक अटैक आने के चांसेस होते हैं, घबराहट होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करो कि इस मोमेंट को ना आने दो जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपके एग्जाम के लिए। और एग्जाम के साथ साथ तो फिजिक्स आपके हर जगह है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो हम क्योंकि एग्जाम पर ही फोकस करेंगे, जिसके लिए आपको बिल्कुल निरंतरता बनाए रखनी है। अब अगला है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आज के सेशन में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी समय से हम ये सेशन कर रहे हैं। होपफुली ये क्वेश्चन हमारा कवर हो पाए। जल्दी से एक बार देख लेते हैं पहला प्रश्न, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अगर ऋण 0.5 है तो यह कैसा पदार्थ है। ठीक है, तो देखो अगर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, झाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, एक हमारे पास होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, और एक हमारे पास होता है लौ चुंबकीय पदार्थ। और इनके लिए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ऋणात्मक में मान दिया गया है, तो सिंपल सी बात है कि भाई जब भी हम प्रतिचुंबकीय की बात करते हैं तो क्योंकि इसका जो मान है वो क्या होता है, झाई का मान
शून्य से छोटा होता है। ऋणात्मक मान केवल और केवल किसके लिए होता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपका ऋणात्मक मान होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करें तो अनुचुंबकीय के लिए 0 से 1 के बीच में मान होता है, जबकि लौ चुंबकीय के लिए जो झाई का मान है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा होगा झाई का मान उतना ही उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और लौ चुंबकीय तत्व पदार्थों के लिए उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पर हमको अगर पूछा जा रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो पदार्थ होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, क्योंकि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर पूछा है तो उतना ही लिखो। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल भी डेढ़ होशियार बनने की जरूरत नहीं है, समय आपको जो है हिसाब से यूज करना है और आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, मैं तो कहूँ क्योंकि एक शब्द लिखा है तो एक शब्द में उत्तर दो, सटीक उत्तर दो, बेटर है। अगला प्रश्न है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो स्वप्रेरकत्व का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, स्वप्रेरकत्व की, तो स्वप्रेरकत्व का मतलब जहां पर हम जो है प्रेरक तत्व जहां पर हमारे पास होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इस प्रेरकत्व में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो किसके समानुपाती होता है, तो इस प्रेरक तत्व में जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, इस कुंडली में जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसके समानुपाती होता है। और अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पर एक जो है नियतांक मिलता है, जिसको हम स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और इसके मात्रक की बात करें तो क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर फ्लक्स का मात्रक वेबर में होता है, और ये क्या हो गया आपका धारा का मात्रक, तो वेबर पर एम्पियर आपका यहाँ से धारा का मात्रक। और वैसे ये मात्रक जो है साइंटिस्ट के नेम के आधार पर है हेनरी, जिसको हम क्या करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, हेनरी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि ये प्रश्न आपको 1 नंबर का या 2 नंबर के सवाल में आपको पूछ दे, तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अभी एक वाक्य में या 1 नंबर का सवाल एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देने के लिए पूछा है तो अगली बार भी आपको एक वाक्य या एक शब्द में ही उत्तर देने के लिए पूछे। हो सकता है कि 1 नंबर का ही सवाल पूछे, लेकिन थ्योरी सवाल तो कम से कम 1 नंबर का सवाल है, जहां पर आपको बोला नहीं गया है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो, तो वहां पर आपको 2 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, तो वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए वहां के लिए आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर बोर्ड के बच्चे के लिए अलग तरह से पूछ सकता है, सॉल्यूशन आपको कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ आपको पता होना जरूरी है। अगला प्रश्न, प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध आपको लिखना है। ठीक है, तो अब यहीं पर ये प्रेरकत्व से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं प्रेरण प्रतिघात की, तो भाई जो मान लो कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हैं या प्रतिरोध लेते हैं, तो प्रतिरोध में जो धारा का विरोध करने वाला एलिमेंट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर धारा का जो विरोध करने वाला एलिमेंट है, इसको क्या करते हैं, हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इसके ओमीय रूप की बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स एल से, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि मैम प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है, प्रतिघात और प्रतिबाधा में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको प्रतिघात और प्रतिबाधा में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल। और क्योंकि ये जो एक्सएल है डेफिनेटली आपका यहाँ पर जो है किस पर निर्भर करेगा, एल पर निर्भर करेगा। एक्सएल बराबर आपका कितना होता है, तो एक्सएल बराबर आपका ओमेगा एल। और कोणीय आवृत्ति के साथ अगर हमको यहाँ पर रिलेशन पूछा था, तो ये ओमेगा आपकी क्या है, कोणीय आवृत्ति। लिख दो संबंध फॉर्मूला के रूप में, है ना, कोणीय आवृत्ति, क्योंकि ये ओमेगा एल बराबर है, आप इसको 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हो, लेकिन आपको जो है यहाँ पर आवृत्ति नहीं बल्कि कोणीय आवृत्ति के साथ आपको प्रेरकीय प्रतिघात का पूछा है प्रश्न में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका एक्स एल बराबर ओमेगा एल। ठीक है, ये रिलेशन आप लिख पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो धारा के वर्ग माध्य मूल आरएमएस मान एवं शिखर मान के बीच में आपको यहाँ पर संबंध लिखना है। क्या पूछा है, धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच में आपको संबंध अगर पूछा है, देखो भाई बहुत ही सिंपल है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान मतलब कि क्या बोलते हैं हम, आई आर एम एस वैल्यू, क्या बोलते हैं हम, आई आर एम एस वैल्यू। और शिखर मान का मतलब क्या हो गया, आई नॉट। अब इसका रिलेशन तो बहुत ही सिंपल है बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको बस इतना ही लिखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विकिरण की प्रकृति की बात करें तो आप लोगों को पता है कि जो विकिरण की कण प्रकृति या तरंग प्रकृति, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर की कोई प्रकाश है, ठीक है, तो प्रकाश जो है 2 प्रकृति का होता है, एक तरंग प्रकृति का होता है
और एक क्या होता है आपका, एक जो है कण प्रकृति का होता है। और यहाँ पर प्रश्न में हमको पूछ रहा है कि कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाएं कौन सी है। ठीक है, तो जब हम विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति जब हम वहां पे पढ़ रहे होते हैं, तब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वहां पर मैंने आपको कहा गया भाई एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, ये ऑलरेडी क्योंकि एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो ये जो घटना है, ये जो घटना यहाँ पर घट रही है, ये क्या कर रहा है, प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो किसके रूप में आ रही है, फोटोन के कणों के रूप में आ रही है। किसके रूप में आ रही है, फोटोन के कणों के रूप में। तो आपका एक आंसर तो ये हो जाएगा कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है क्या करता है, मतलब प्रकाश के कण प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो हमारा एक होता है वो होता है हमारा कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, तो जैसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में देखते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर जो है किसके बारे में देख सकते हैं, कॉम्पटन प्रभाव के बारे में देख सकते हैं। तो कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, तो इसमें जो है यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा साइड कर लेते हैं। हाँ जी, तो कॉम्पटन प्रभाव में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपकी जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो इस तरीके से आ रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही मान लो कि ये प्रकाश जो है आती है और किसी इलेक्ट्रॉन कण से टकराती है, तो इलेक्ट्रॉन कण से टकराने के बाद ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो है ये क्या हो जाती है, बिखर जाती है। मतलब कि यहाँ पर विकिरण की घटना होती है, वर्ण विकिरण की घटना हो रही होती है, जो यहाँ पर अलग अलग कोण में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब फैल रहे हैं तब भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोन के रूप में ही प्रकाश की किरण आ रही है। किसके रूप में आ रही है, फोटोन के रूप में आ रही है। मतलब फोटोन जो है कण प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा होता है। तो अगर हम दो परिघटनाओं के नाम ले तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक तो हम लिख सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा हम लिख सकते हैं क्या, कॉम्पटन प्रभाव। तो ये हो गया इसका आंसर। शायद आप लोगों ने कॉम्पटन प्रभाव के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी आप यहाँ पर समझ लीजिए और लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि काफी सारे क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोगों ने किया है, और क्योंकि काफी लंबा समय ऑलरेडी हमारा हो चुका है, बाकी बचे क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के इस वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि सारे बच्चों के लिए एग्जाम्स की तैयारी में उनको हेल्प हो सके। आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेफिनेटली आप भी अपने क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर आप मुझे शेयर कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बच्चों।